पाठशाला में बंगाल का चैप्टर खोलूं और आपको बताऊं कि ममता के गिरफ्तार मंत्री ने वो कौन सी बात बताई जो आपको डराती है, देश को डराती है। उससे पहले आपको बताता हूं कि क्यों इस पाठशाला में अटेंडेंस जरूरी है और यहां सबकी क्लास लगती है, यह मैं कहता हूं। आज आपको उन दो खबरों के इंपैक्ट के बारे में सबसे पहले बताने जा रहा हूं जिसे हमने पाठशाला में दिखाया था, और तब दिखाया था जब कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा था। कई लोगों ने तो आज तक की भी नहीं। दोनों ही खबरें सीधे आप लोगों से जुड़ी हुई थी, आम लोगों से जुड़ी हुई थी, और दोनों ही खबर सरकार तक पहुंची और उन खबर पर असर होना शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पाठशाला के इंपैक्ट की खबर बता रहा हूं। 21 जुलाई को हमने बताया था ना आपको कि सरकार ने रेलवे में सीनियर सिटीजन्स को किराए में मिलने वाले कंसेशन को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया है। बुजुर्गों को अब टिकट कटाने पर कंसेशन नहीं मिलेगा। पाठशाला में हमने इसे विस्तार से उठाया, मुद्दा उठाया, सरकार से पूछा कि क्या देश के बुजुर्गों को देने के लिए 1500-1600 करोड़ रुपए नहीं है क्या साल भर में। सरकार से अपील की कि इस फैसले के बारे में दोबारा सोचिए, ये देश के बुजुर्गों के लिए जरूरी है, और इसका असर हुआ। अब सरकार सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट पर विचार करने को तैयार हो गई है और जल्दी ही नरेंद्र मोदी सरकार इस पर फैसला ले सकती है। हमारे रिपोर्टर्स का इनपुट कह रहा है कि सरकार की एक कमेटी इस पर चर्चा कर रही है और फैसला जल्द लिया जा सकता है। दूसरी खबर जो हमने आपको बताई थी जिस पर इंपैक्ट हुआ, वो 13 जुलाई को हमने ऑनलाइन फेक रिव्यू वाली खबर आपको बताई थी कि कैसे आप मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस दौरान जो रिव्यू पढ़कर सामान खरीद लेते हैं उनमें से ज्यादातर फेक रिव्यू होते हैं और इससे कंपनियों का कारोबार बढ़ता है लेकिन आपका पैसा डूब जाता है। शिकायतों के बाद और पाठशाला में खबर चलने का असर यह हुआ कि सरकार फेक रिव्यू पर लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने पर विचार कर रही है। अब फेक रिव्यू पर 31 जुलाई तक समिति की रिपोर्ट पेश होगी, जिसके बाद कानून की दिशा में काम आगे बढ़ सकता है। यानी दो बड़ी खबरें, दोनों आपसे जुड़ी हुई, हमने उठाई, सरकार तक पहुंचाई, सरकार से कहा इस पर काम होना चाहिए और काम शुरू हो गया है। और जैसे ही इंपैक्ट हो, मतलब फाइनल डिसीजन आ जाएगा, वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन अब पाठशाला में बंगाल का चैप्टर और सोशल साइंस की क्लास। बीते कुछ दिनों से एक खबर की चर्चा बार बार हो रही है, वो है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की। आप भी देख रहे होंगे, नोटों के बंडल पे बंडल मिल रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद से हटा दिया, पार्टी से भी निलंबित कर दिया। इसी मामले में कल ईडी ने पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट पर छापा मारा तो वहां 28 करोड़ 90 लाख रुपया कैश में और 5 किलो सोना मिला। इतना नोट मिल रहा है कि इससे ईडी लिख दे रहे हैं। ये नोटों के बंडल निकल रहे हैं वहां पर। 28 करोड़ रुपया घर में था बॉस। इतनी बड़ी रकम गिनने के लिए ईडी अधिकारियों को नोट गिनने वाली 5 मशीन लगानी पड़ी। 10 घंटे कैश ही गिनते रहे, चाय पीते रहे, कैश गिनते रहे, पानी लाओ पीते पीते थक गए, खाना खाने के लिए भी फुर्सत नहीं, तब जाकर 28 करोड़ रुपया गिनाया है। बताया जाता है कि 2000 और 500 के नोटों के ये बंडल फ्लैट के टॉयलेट तक में छिपा कर रखे गए थे। बताइए, यहां अलमारी में रखने के लिए 2000 का नोट मुश्किल से मिल रहा है, वहां टॉयलेट में 2000 का नोट था। क्या 2000 के नोट की किस्मत है बताइए, टॉयलेट में बैठा है, मतलब टॉयलेट में रखा है। अर्पिता का घर ईडी की टीम जब पहुंची तो वहां क्या क्या मिला वो आपको बताया। और इस जो उसके फ्लैट पर छापे मारे गए, जो मैं आपको बता रहा था, तो इससे पहले एक फ्लैट पर जब छापा मारा तो वहां क्या निकला, पहले फ्लैट से 21 करोड़, बताइए 21 करोड़, और दूसरे फ्लैट से निकला, वहां से निकला करीब कह रहे हैं, ये तो 21 करोड़ कैश था, दूसरे से निकला 29 करोड़ रुपए। और इसमें 5 किलो सोने का बिस्कुट मिल गया है। 5 केजी सोने का बिस्किट, जो खबर आप चाय की दुकान पर पार्ले जी वाला बिस्किट खाते खाते देख रहे हैं, वहां 5 किलो सोने का बिस्किट निकल जा रहा है।
50 लाख रुपए का डॉलर मिल गया उसकी कीमत का, और ज्वेलरी 70 लाख की, मोबाइल फोन 70 लाख का। 70 लाख का मोबाइल फोन निकल गया, बताइए। अर्पिता के घर से नोटों का पहाड़ मिला, पार्थ चटर्जी पर घोटाले का आरोप लगा, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, अब वो जेल में है। बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर हमले कर रही है, ममता बनर्जी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि इस खबर में आपके लिए क्या है, क्योंकि ये तो शुद्ध राजनीतिक खबर है। भाई नोटों का बंडल मिल गया, आपने चाय पीते पीते ऑफिस में या सुट्टा ब्रेक में आपने चर्चा कर ली, लेकिन आपको मिला क्या? वो नोट तो मिलना नहीं है। अच्छा, बंगाल में सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी चर्चा कर लिए, ममता बनर्जी के समर्थक ने आपको कोस लिया, आपने मोदी का समर्थक होते हुए ममता बनर्जी के समर्थक को गालियां दे दी, सब अपने अपने सीट पर चले गए, हो गया। या घर में खाना खाते खाते पर चर्चा कर ली कि काश इतना पैसा हम भी कमा लेते। लेकिन आपको मिला क्या? आपके लिए इसमें क्या खबर है? बंगाल की खबर में आपके लिए क्या है, आज वो मैं आपको बताता हूं। ममता के गिरफ्तार मंत्री जो बता रहे हैं, मतलब पूछताछ में नहीं, लेकिन जो बताना चाह रहे हैं, जो आपसे जुड़ी खबर है, जो देश से जुड़ी खबर है, वो क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। ना नोटों का बंडल आपके लिए खबर है, ना इस पर होने वाली पॉलिटिक्स आपके लिए खबर है। आपके लिए खबर यह है कि देश के कई बड़े राज्यों में ऐसा ही करप्ट सिस्टम काम कर रहा है बॉस, और खास करके उस एजुकेशन सिस्टम में करप्ट सिस्टम काम कर रहा है जो आपके बच्चों से सीधा जुड़ता है। जहां का आपको पता चल गया वहां का ठीक, जहां का नहीं पता चला वहां आप तो बच्चे को सुबह सुबह नहला धुला कर कंघी करके भेज रहे हैं, वहां ऐसे नोटों के बंडल दे देकर स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंचा टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या आपके बच्चे का भविष्य बना रहा है, आपको पता भी नहीं है। वहां का करप्ट सिस्टम ऐसे ही लोगों की भर्तियां करता है जिन्हें शिक्षक बनने के लिए भी नोटों के बंडल देने पड़ते हैं। और ऐसे टीचर्स जब आपके बच्चों को पढ़ाते होंगे तो क्या ही पढ़ाते होंगे, आप समझ सकते हैं। इसलिए आज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर खोल रहा हूं कि सिर्फ बंडल की खबर मत देखिए, समझिए कि हमने आसपास क्या बनाया है और क्यों नेताओं की भी जिम्मेदारी और उनसे पूछा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स ऐसे ही हैं, लेकिन सिस्टम में ऐसे कई टीचर्स हैं जो या तो बच्चों को एजुकेशन का स्तर गिरा रहे हैं या फिर काबिल टीचर्स की जगह ये नोट दे देकर अपनी जगह ले रहे हैं और नाइंसाफी कर रहे हैं उन काबिल टीचर्स के साथ। बंगाल में जो हो रहा है वो बस इसकी एक बानगी है। और इसलिए कह रहा हूं, नेताओं से भी पूछिए, ममता बनर्जी से पूछिए कि उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा बना हुआ है कि लोग नोटों का बंडल दे देकर शिक्षक बन जा रहे हैं। लेकिन मैं इस पूरे चैप्टर को विस्तार से खोलूं कि देश में एजुकेशन सिस्टम कितना सड़ा हुआ है, आपके बच्चे का भविष्य कितने खतरे में है। पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं, फिर आगे की बात करूंगा। ये चे मने चे कहते हैं शनिचर, चे में 3 मक्का है ना। उसके बाद क्या, ये चे मने चे कहते हैं शनिचर, चे में 3 मक्का है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, एतवार, जिसको अंग्रेजी में संडे कहते हैं, है ना, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, रविवार, हिंदी में रविवार, उर्दू में शनिचर, अंग्रेजी में संडे। देखो थोड़ा क्लास 4 के बच्चों को बेसिक ये मने, यह आपको बस एक बानगी दिखाई है कि नोटों के बंडल सिस्टम को कैसे खराब करते हैं, या बिना नोटों के भी अगर ऐसी भर्तियां हो तो क्या होता है। टीचर पढ़ा रहा है कि संडे को हिंदी में रविवार कहते हैं और उर्दू में शनिचर कहते हैं। अब आप सोचिए, जिस देश में ऐसे टीचर होंगे उस पर शनिचर का ग्रह ही ना होगा। शहरों में तो लोग मोटी रकम देकर बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन गांव में यही सब चल रहा है। बंगाल में भी ये नोटों की गड्डियां न मिली होती
तो किसी को पता थोड़ा ही चलने वाला था कि पार्थो चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी नाम की कोई पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है और नोटों के बंडल से शिक्षक भर्ती घोटाला चल रहा है। या अदालत तक मामला ना पहुंचा होता तो भी कुछ नहीं पता चलना था। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि नेताओं, अधिकारियों और एजुकेशन माफिया का पूरा सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। इसके पहले भी देश के कई हिस्सों से ऐसे ही सड़ चुके सिस्टम की खबरें आ चुकी हैं। जैसे साल 2000 में हरियाणा में 3208 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा हुई। 2013 से ओम प्रकाश चौटाला सजा काट रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है शिक्षक घोटाले के मामले में, तो पकड़े नहीं गए होते तो हरियाणा में कैसे टीचर भर्ती हो रहे थे, आप सोच लीजिए। 2013 में मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले का खुलासा हुआ। व्यापम के जरिए डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस समेत 13 विभागों में नियुक्तियां होती थी। डॉक्टर भी बन रहा था बॉस, डॉक्टर बन रहा था नोट दे देकर। अब आप जाइए इलाज कराने, कल को अंदर तौलिया भूल जाएगा तो मत कहिएगा कि कहां से आए हो, क्योंकि आया होगा किसी ऐसे ही सिस्टम से। कई बार ऐसे भी गलतियां हो जाती है, अच्छे डॉक्टरों से भी हो जाती है। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं। विपक्ष का आरोप है कि 1995 से व्यापम के तहत पैसे लेकर नियुक्तियां की गई। 2013 में जब घोटाले का खुलासा हुआ तो हजारों लोग गलत तरीके से नौकरी पा चुके थे। व्यापम की जांच करने वाली एसआईटी का दावा है कि इस मामले से जुड़े 32 लोग संदिग्ध परिस्थिति में मारे गए। साल 2013 में एमबीबीएस सीट घोटाले में राज्यसभा के सांसद रहे रशीद मसूद को 4 साल की जेल हुई। घोटाले के आरोप साबित होने के बाद रशीद मसूद से संसद सदस्यता छीन ली गई। इसी साल यानी 2022 में मेडिकल एग्जाम में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आरोप लगा कि एक एक मेडिकल सीट 20-20 लाख रुपए में बेच दी गई। मेडिकल सीट 20 लाख रुपए में खरीद तो ली उसने, लेकिन वो डॉक्टर बनकर क्या करेगा, कितनों के जान की कीमत उसके लिए क्या होगी, आप अंदाजा लगाइए। सीबीआई ने बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में छापे मारे। अब तक की जांच में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह आपको सिर्फ उस सड़े हुए सिस्टम के बारे में बता रहा हूं और समझाना चाहता हूं कि नेताओं से भी सवाल पूछिए कि बंगाल में यह नोटों का बंडल आपके काम की खबर नहीं है। आपके काम की खबर यह है कि आपका बच्चा इसी नोटों के बंडल के नीचे पनप रहे सड़े हुए सिस्टम में जाकर पढ़ रहा है। और जब पढ़ रहा है ऐसा तो क्या बनेगा आप सोचिए। आप नोटों की गड्डियों की तस्वीरें देखकर चर्चा करके खुश होते रहिए, लेकिन एक दिन आपका बच्चा भी इसी सिस्टम की भेंट चढ़ेगा और उसका भविष्य भी भेंट चढ़ेगा। तब चाय पीकर दांत निपोरने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा मुद्दे पर कीजिए कि यह सिस्टम कहां तक खराब हो चुका है, किसकी वजह से खराब हो चुका है, और आज का नहीं बरसों से सड़ता चला रहा है। मैं बिहार से आता हूं, आपको बिहार की बात बताता हूं। शिक्षक भर्ती, डिग्री एडमिशन जैसे मामलों में बिहार की चर्चा खूब हुई है हमेशा से। बिहार में 1995 में बीएड डिग्री घोटाले पर खूब हंगामा हुआ। 2 से 2.5 लाख रुपए में बीएड की डिग्री बांटने का आरोप लगा। उस समय के शिक्षा मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को जेल जाना पड़ा था। 95 का बता रहा हूं। आज आप 2022 में भी शिक्षक भर्ती घोटाला सुन रहे हैं और 95 में भी यही चल रहा था, बीएड की फर्जी डिग्री। और यह सिस्टम 95 से 2022 तक इसलिए चला है क्योंकि हमने नोटों के गड्डियों पर चर्चा की। हमने इस बात पर चर्चा ही नहीं की कि ये नोटों की गड्डियां पैदा करने वाले सिस्टम को कैसे ठीक करना है, उन नेताओं को, अधिकारियों को कैसे लाइन पर लाना है। बिहार में 2011 से 2013 के बीच 94,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें अप्लाई करने वाले 40,000 फर्जी सर्टिफिकेट जांच के दायरे में आए। साल 2003 में पैसे लेकर कैट के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। रंजीत कुमार उर्फ रंजीत डॉन को सीबीआई ने उस वक्त गिरफ्तार किया था। सीबीएसई मेडिकल की परीक्षा के पेपर लीक के मामले में भी रंजीत मुख्य आरोपी था। आरोप लगे कि सैकड़ों छात्रों से पैसे लेकर उन्हें डॉक्टर बनाया गया। बताया जाता है कि रंजीत डॉन जिस सिंडिकेट को चलाता था उसके जरिए सालों तक ऑल इंडिया मेडिकल और सीबीएसई समेत तमाम एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक हुए। फर्जी तरीके से मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन होते रहे। यह इस देश का हाल है। आपको बिहार में बोर्ड एग्जाम की एक तस्वीर दिखाता हूं, बड़ी वायरल हुई थी। यह तस्वीर देखिए, यह साल 2015 की तस्वीर है। तब तो सुशासन बाबू का राज था, बिहार में सब कुछ बदलने की बातें थी। तब एक स्कूल की बिल्डिंग के 4थे माले तक दीवारों और खिड़कियों पर चढ़कर परीक्षार्थियों के अभिभावक, रिश्तेदार और सहयोगी उन्हें नकल करा रहे थे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरे देश में आलोचना हुई।
सैकड़ों परीक्षार्थियों और अभिभावकों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आपने कभी यह पूछा कि खिड़की पर चढ़कर अंदर नोट देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उन नेताओं, उन अधिकारियों से पूछा कि तुमने क्या सिस्टम बनाया बॉस? वहां भी तो कोई अर्पिता मुखर्जी रही होगी, वहां भी तो कोई सो कॉल्ड पार्थ चैटर्जी रहा होगा, वहां भी नोटों के बंडल रहे होंगे जो नहीं मिले। और नहीं मिले तो आपने कभी चर्चा ही नहीं की, आपने कभी बात ही नहीं की कि देखो मेरे बच्चे को कैसे वहां पर जब तक चिट नहीं देते हैं तो पास नहीं होता है। गलती ना सिर्फ अभिभावकों और छात्रों की थी बल्कि पूरे सिस्टम की थी, उन टीचर्स की भी थी जो एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, नेताओं की थी, अधिकारियों की थी, लेकिन कोई बात ही नहीं हुई। वीडियो आई, देखे, अरे क्या वीडियो है, देखो कैसे कर रहे हैं, अरे बिहार में ये हो रहा है। अरे बॉस, बिहार में दिख रहा है, जहां नहीं दिख रहा वहां भी हो रहा है। आपको महाराष्ट्र का उदाहरण दिखाता हूं। महाराष्ट्र में टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में कई बार घोटाले सामने आते रहे। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से ली गई 2019-20 की परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है उसमें 16,592 उम्मीदवार पास हुए। 16,592। आरोप लगा कि 7,800 फेल परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया पैसे लेकर। 16,000 में से करीब 8,000 जो है वो पैसे लेकर पास कर दिए गए। ये तो इस देश का सिस्टम है। और पकड़ में आ गया तो पकड़ में आ गया, नहीं तो ये 8,000 लोग पढ़ाते हैं आपके बच्चों को कि शनिचर मतलब रविवार। जांच के दौरान यह पाया गया कि 2018 और 2020 के टीईटी एग्जाम में भी 550 फेल उम्मीदवारों को पैसे लेकर पास किया गया। फेल उम्मीदवार को पास किया। हर परीक्षार्थी से 1 से सवा लाख रुपए लिए गए। जांच में यह भी पता चला कि भ्रष्टाचार के इस खेल में सरकारी अधिकारी, एजेंट्स, कोचिंग क्लास चलाने वाले, यहां तक कि सॉफ्टवेयर कंपनियां तक शामिल। महाराष्ट्र में 2018 और 2020 की टीईटी परीक्षा में भ्रष्टाचारियों ने 9.5 करोड़ रुपए की कमाई की। 9.5 करोड़ रुपए। और इस खुलासे के बाद शिक्षा परिषद ने 2013 से अब तक की टीईटी परीक्षा में पास शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच के आदेश दिए। 2013 से जांच कर रहे हैं। सोचिए अगर ये 2019 में ना पकड़ा गया होता तो सिस्टम में कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे कोरोना आपके शरीर के अंदर घुस गया है उसका वायरस, लेकिन आपको पता नहीं, लेकिन टेस्ट तो वो कर रहा है। जिस दिन नाक की स्मेल गई उस दिन तो आपने सोच लिया कि हां चलो पता चल गया। जिसकी नहीं गई उसको पता ही नहीं अंदर क्या क्या हो रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक एजुकेशन सोसाइटी पर ईडी ने खुलासा किया कि श्री छत्रपति शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और दूसरे आरोपियों ने मेडिकल उम्मीदवारों से 65 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक जुटाए थे। यह रकम 350 मेडिकल उम्मीदवारों को एमबीबीएस कोर्स में दाखिले का लालच देकर जुटाए गए, लेकिन ना तो छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला, ना ही उनका पैसा वापस किया गया। साल 2011 में महाराष्ट्र में सबसे बड़े घोटाले में से एक 1000 करोड़ के फर्जी छात्र घोटाले का पर्दाफाश हुआ। राज्य सरकार की तरफ से किए गए सर्वे में पता चला कि 3,500 सरकारी स्कूलों में 7 लाख छात्रों में से 1,40,000 छात्रों का अस्तित्व ही नहीं था। यानी कुल 7 लाख छात्रों में से 1,40,000 छात्र फर्जी पाए गए। यह सर्वेक्षण शुरू में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में किया गया, बाद में राज्य स्तरीय सर्वे भी कराया गया। यह है इस देश का वो सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम। पूरा सिस्टम नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक हिस्सा इतना सड़ चुका है जिसकी कोई बात ही नहीं करता। नोटों के बंडल पे बात हो रही है। अरे बंडल का क्या करेंगे बॉस? हमारे बच्चों का भविष्य बंडल बना दिया जा रहा है। अब देश के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में फर्जीवाड़े का मामला बताता हूं। साल 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में 25 फर्जी एडमिशन का मामला सामने आया। इन छात्रों का दाखिला फर्जी दस्तावेज के आधार पर हुआ था। एडमिशन कराने वाले गिरोह ने एक एक छात्र से 3 से 7 लाख रुपए लिए थे। 30 जुलाई 2015 को पुलिस ने इस केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक सीट 3 से 7 लाख रुपए में बिकी है, उस दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90 कॉलेज और अन्य संस्थान हैं। कुल सीट 70,000 है और आवेदन 4 लाख से ज्यादा आते हैं।
कई कॉलेजेस में तो कट ऑफ 100% के ऊपर 100% तक होती है। ऊपर क्या हो, देश के टॉप 10 कॉलेज में 5 DU के होते हैं और वहां भी ये सड़ा सिस्टम घुस गया। देश के 3 राज्य पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में ASER ने साल 2021 में एक सर्वे किया। सुनिए कि कैसे अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी जैसा बनाया गया सिस्टम देश के कहां कहां, किस किस हिस्से में आपके बच्चों को प्रभावित कर रहा है। 2021 का सर्वे बता रहा हूं। सर्वे में बच्चों की बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन करने की कोशिश की गई। क्या निकल कर आया आपको पता है? पहला सवाल था कि पहली क्लास के कितने बच्चे अंकों को नहीं पहचान पा रहे हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा अंक नहीं पहचान पा रहा है। आपको पता है इसी बंगाल के 30% फर्स्ट क्लास के बच्चे अंक नहीं पहचान पाते थे कि क्या 1 है, क्या 2 है और क्या 4 है। कर्नाटक के 42.5% से ज्यादा बच्चों को यह पता ही नहीं था फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को कि नंबर क्या है। छत्तीसगढ़ के 50% से ज्यादा बच्चों को इस सर्वे में यह पता नहीं था कि क्या 2 है, क्या 4 है, क्या 6 है। और आप नोटों के बंडल पर चर्चा करते रहिए। इसके बाद यह पता लगाने की कोशिश हुई कि तीसरी क्लास के कितने बच्चे दूसरी क्लास की किताब को नहीं पढ़ पाते। पश्चिम बंगाल के 70.5% बच्चे थर्ड स्टैंडर्ड के, वो दूसरी स्टैंडर्ड की किताब नहीं पढ़ पा रहे थे और थे थर्ड स्टैंडर्ड में। जब देश का एजुकेशन सिस्टम थर्ड क्लास बनाकर छोड़ दीजिएगा तो तीसरी का बच्चा दूसरी की किताब कैसे पढ़ेगा? जब टीचर ही ऐसा निकलेगा तो बच्चा क्या पढ़ेगा? कर्नाटक के तो 88% बच्चे तीसरी के बच्चे दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहे थे और छत्तीसगढ़ में तो 90% से ऊपर मामला। तीसरा सर्वे कि क्लास 5 के कितने बच्चे क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। किसी को लगा होगा कि चलिए 2 से 3 में गया, हो सकता ना। 5th के बच्चों से पूछा कि दूसरी की किताब देकर पढ़ो, जरा इसको पढ़ो। बंगाल में 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा था। कितने बच्चे? 51.5%। कर्नाटक में 66.5% के आसपास और छत्तीसगढ़ में 55% से ज्यादा। यह है इस देश का वो सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम जिस पर बात नहीं होती। और आज बच्चे को चिट देकर, बच्चे के नाम पर पैसा देकर इधर उधर भर्ती करा दीजिएगा। नौकरी भी पैसा देकर लगाइएगा क्या? जब वो नौकरी करने आएगा और उससे सवाल पूछे जाएंगे तो कहां से जवाब देगा? और यह भी याद रखिए, वो जो शिक्षक नोटों के बंडल देकर बंगाल में भर्ती चाह रहे थे, वो भी शिक्षक इसी तरह के किसी पूरे सिस्टम से पढ़ते पढ़ते ऊपर आए और आज उनको शिक्षक तो बनना है लेकिन शिक्षा अंदर नहीं, इसलिए नोटों का बंडल देना पड़ा। यह है खबर आपके लिए, यह नोटों का बंडल खबर नहीं है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, प्राइवेट स्कूलों में फीस की मारामारी है। स्कूल नेट ने 2022 में प्राइवेट स्कूलों पर एक सर्वे कराया जिससे पता चला कि भारत में अभिभावक शिक्षा पर 47,000 रुपए सालाना औसत खर्च कर रहे हैं। शिक्षा के अलावा 10 से 20,000 रुपए औसत खर्च करते हैं और यह कुल खर्च सरकारी स्कूल की तुलना में 2 गुना है। बढ़ती हुई फीस पर 9,000 अभिभावकों पर एक और सर्वे हुआ। इस सर्वे में 54% अभिभावकों ने कहा कि हर साल 11 से 20% उनका खर्चा बढ़ जाता है। एक सर्वे में 33% पेरेंट्स ने माना कि उनके बच्चों की फीस एक साल में 20% बढ़ी है और इस सर्वे में देश भर के 26,000 अभिभावक शामिल हुए थे। फीस तो बढ़ रही है, एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है क्या? पैरोडिक लेबर फोर्स के मुताबिक भारत में प्राइवेट टीचर की सैलरी बेहद कम है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सैलरी औसतन 13,000 रुपए महीने की, लेकिन स्कूल लेते हैं मोटी मोटी फीस। कभी कोई संकट आ जाए, स्कूल बंद भी हो जाए तो फीस लेना बंद नहीं करते, लेकिन अपने ही टीचर्स को फीस कितनी देते हैं? औसत 13,000 रुपया। पूरा एजुकेशन सिस्टम कई लोगों ने, एक बड़े वर्ग ने कमाई का जरिया बनाकर छोड़ दिया है। लेकिन चर्चा अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर नोट के बंडल कितने मिले इस पर होती है। देश के एजुकेशन सिस्टम में भ्रष्टाचार कैसे हावी हो रहा है यह तो आपने देख लिया। चिंता बढ़ाने वाली एक और बात वो ये है कि स्कूल कॉलेजों की बढ़ती फीस पर भी कोई लगाम नहीं है। आईआईटी बॉम्बे ने मास्टर्स और पीएचडी कोर्स की फीस 35% से 50% तक बढ़ा दी।
आईआईटी बॉम्बे में छात्र इस फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यह फीस बहुत ज्यादा है, इसे वापस लिया जाए। आईआईटी बॉम्बे में एमटेक और पीएचडी कोर्स की फीस पहले के मुकाबले अब जो है वो कितनी हो गई वो जान लीजिए। पहले एमटेक की जो फीस होती थी वो 40,250 रुपए प्रति सेमेस्टर थी, अब 71,450 रुपए हो गई। पीएचडी के लिए पहले 40,250 रुपए थे, अब 46,450 रुपए लिए जा रहे हैं। यह फीस एमटेक और पीएचडी में नया एडमिशन लेने वालों के लिए। इसमें किस मद में कितनी फीस बढ़ी है अगर वो देखने जाइएगा तो ट्यूशन फीस पहले 25,000 थी, अब 50,000 रुपए हो गई। एग्जामिनेशन फीस पहले 1,000 रुपए थी, अब 1,250 रुपए हो गई। रजिस्ट्रेशन फीस पहले 750 थी, अब 950 हो गई। हर चीज में पैसा बढ़ा दिया गया है। तो छात्र आईआईटी बॉम्बे में पूछ रहे हैं सवाल कि भाई ये पैसा कहां से लाए, क्योंकि उनके माता पिता के पास तो नोटों का बंडल मिल नहीं रहा। उनके मां बाप तो आज भी सोचते हैं कि महीने की सैलरी आए तो बच्चे की फीस दें। लेकिन इस देश में एक सिस्टम बनाया गया है, आपको सही सवाल पूछने के लिए प्रेरित ही नहीं किया जाता, बचपन से होता है। आज भी आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी जो वहां बार बार जीत रही हैं बंगाल के अंदर, उनके राज में ये कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। आप बस ये पूछ रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी आएगी कि अभी चलेगी ममता की सरकार। उस घर में तीसरे फ्लैट में अर्पिता मुखर्जी के और कितना नोट मिलेगा। जब तक ये पूछते रहिएगा सिस्टम सड़ता रहेगा। पाठशाला में अब मोदी सरकार की उस रणनीति का चैप्टर जिसके तहत घाटे वाली एयर इंडिया तो बेच दी गई, लेकिन बीएसएनएल को बचाने के लिए करोड़ों का पैकेज जारी किया गया। क्यों? आज इसका जवाब देता हूं। टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल, भाई आजकल लोग क्या एयरटेल, वोडाफोन आइडिया इसी सब को इस्तेमाल करते हैं, तो बीएसएनएल का नाम कम सुनने में आता है, लेकिन आजकल हेडलाइंस में है बीएसएनएल। वो आप कभी कभी रेडियो पे मैच सुनिएगा तो आता है ना, ये लगा बीएसएनएल चौका। बीएसएनएल वहीं चौका और छक्का मार रहा है, बाजार में नहीं मार पा रहा है। एक वक्त था जब बीएसएनएल का सिम मिल जाना लॉटरी लगने जैसा होता था बॉस, लेकिन अब आपको शहरों में बीएसएनएल के उपभोक्ता ढूंढने से नहीं मिलते। किसी के पास बीएसएनएल का कनेक्शन मिल जाए तो लोग हंसते हैं, बीएसएनएल रखते हो। क्योंकि बीएसएनएल आज, जब कल ही मैंने आपको 5G के बारे में बताया था, जब हम चर्चा 5G की कर रहे हैं, बीएसएनएल अभी 4G सेवा भी नहीं देता है। अब ऐसी कंपनी जो 4G सेवा अभी नहीं दे पाई, 5G का जमाना आने को खड़ा हो गया, उसी बीएसएनएल को सरकार भारी भरकम रकम खर्च करके बचाने जा रही है। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बीच सरकार ने बीएसएनएल को फिर से जिंदा करने का प्लान बनाया है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट ने भारत संचार निगम यानी बीएसएनएल को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए 1,64,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। अब यह क्यों किया? लोग कह रहे हैं कि भाई जब एयर इंडिया बेच दिया तो बीएसएनएल भी बेच देना था। बीएसएनएल को क्यों बचाना चाहते हैं? इसके पीछे नरेंद्र मोदी की एक बीएसएनएल वाली सोच भी है, वो क्या है आगे बताऊंगा। लेकिन इस रिवाइवल प्लान में क्या है पहले जरा वो समझिए। बीएसएनएल के लिए कहा जा रहा है BSNL, इसके लिए जो रिवाइवल पैकेज आया उसमें कहा यह गया है, पैकेज कितना है? 1,64,000 करोड़, 64,000 करोड़ का पैकेज दिया। यह टोटल पैकेज रिवाइवल के लिए। इसमें से 33,000 करोड़ जो है, 33,000 करोड़, इसके लिए क्या किया जाएगा? इसको जो है, इस बकाये को हिस्सेदारी में बदलेंगे। तो यह हिस्सेदारी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 33,000 करोड़ रुपए के कर्ज के भुगतान के लिए बॉन्ड जारी होगा, तो बॉन्ड लाएंगे। यह एक प्लान का हिस्सा है। 44,993 करोड़ की लागत से स्पेक्ट्रम आवंटित होगा, यानी स्पेक्ट्रम पे कितना खर्च होगा?
भाई जिसके पास 4G नहीं है उसको 4G दीजिएगा ना, 5G के जमाने की बात हो रही है। 44,993 करोड़ इतना पैसा स्पेक्ट्रम पर खर्च किया जाएगा ताकि बीएसएनएल को एट पार लाया जा सके जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके। इससे 4G की सेवा वहां शुरू हो जाएगी। अब बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। एक तो है कि भाई सर्विस सुधार दो, बिना सर्विस सुधारे तो कोई रखेगा नहीं। फिर बैलेंस शीट सुधारो, क्योंकि पैसा लगा के अगर आप कंपनी को थोड़ा पुश भी दे दीजिएगा, बैलेंस शीट गड़बड़ा रहेगा, कितने दिन चलाएगा। और फाइबर नेटवर्क का विस्तार करो। अब ये क्यों है ये आपको आगे बताऊंगा। इस रिवाइवल पैकेज में बीएसएनएल की 4G सेवाएं शुरू करने की भी योजना है। अब ये 4G सेवा क्यों शुरू की जा रही है? भाई आप कहेंगे मेरे पास तो 4G है और मैं तो अब 5G लेने की सोच रहा हूं। तो बीएसएनएल की जो 4G सेवा है, ये 4G सेवा क्यों शुरू हो रही है? इसकी वजह है 29,616 गांव हैं। इन गांवों में 4G नहीं है, तो इन गांवों में 4G पहुंचेगा। वो कौन पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा बीएसएनएल। तो इसीलिए बीएसएनएल को रिवाइव करने के पीछे की एक बड़ी सोच यह है कि गांवों तक वो स्पीड, वो इंटरनेट, वो सुविधा पहुंचानी है जो आपके हमारे पास यहां शहरों में है। और इसके लिए 19,722 टावर लगाए जाएंगे। मतलब गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा और इसकी लागत जो आएगी वो 26,316 करोड़ रुपए आएगी। सरकार का कहना कि यह है कि भाई गांव पर नरेंद्र मोदी का फोकस हमेशा से रहा है कि भाई गांव को अगर आप इंटरनेट से नहीं जोड़ रहे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट से नहीं जोड़ रहे हैं, ब्रॉडबैंड से नहीं जोड़ रहे हैं, तो मामला देश के लिए वैसा नहीं होगा जो पूरे देश में आना चाहिए। तो टेलीकॉम सेक्टर एक रणनीतिक क्षेत्र है जहां बीएसएनएल की मौजूदगी से मार्केट में बैलेंस बना रहेगा। बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार, स्वदेशी तकनीक के विकास और आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ रुपए का बूस्टर डोज देने से लोगों को हैरानी भी हो रही है, क्योंकि भाई लोगों को लगता है कि ये तो वो है जो अभी 4G लॉन्च नहीं कर पाया। 2019 में अपने कर्मचारियों को सैलरी देने में इसको मुश्किल हो रही थी। जो नवरत्न पीएसयू से एक घाटे वाली सरकारी कंपनी बन गया जिस पर 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो उसको क्यों रिवाइव कर रहे हैं? यही लोग पूछ रहे हैं आज की तारीख। बीएसएनएल कितने घाटे में है जरा जान लीजिए। बीएसएनएल का अगर आप घाटा देखने जाएंगे, ऐसा नहीं है बीएसएनएल हमेशा घाटे में था। बीएसएनएल एक वक्त जो है वो मुनाफे में चलता था बहुत, इसको घाटे में लाके छोड़ दिया गया। 2009 का वो साल था, 2009, जब बीएसएनएल 1,721 करोड़ रुपए के फायदे में था। बीएसएनएल फायदे में था। 2009 की बात बता रहा हूं आपको। लेकिन 2009 के बाद बीएसएनएल के बुरे दिन शुरू हो गए और उसके बाद से कंपनी लगातार घाटे में जाती रही। 2010 से 2018 के बीच में बीएसएनएल को कितना घाटा हुआ? 57,000 करोड़ का घाटा हुआ। मतलब फिर ये रिवाइव ही नहीं कर पाई, गिरती चली गई। 2019-20 में फिर इसको कितना घाटा हुआ? ये घाटा कम से कम कुछ घटा 15,500 करोड़, ये इतने का घाटा हुआ। और 2020-21 में ये घाटा जो है वो और गिर गया, 7,441 करोड़ हुआ। मतलब बीएसएनएल जो है उसका घाटा धीरे धीरे कम हुआ है। तो ये है बीएसएनएल की कहानी, फायदे से लेकर और यहां नुकसान तक वो कैसे पहुंचा है। बीएसएनएल की हालत यह है कि उसकी कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा तो कर्मचारियों की सैलरी, बोनस, भत्ते, इसी पे खर्च हो रहा है। 2002-03 में कुल कमाई का 22% कर्मचारियों की सैलरी भत्ते पर खर्च हुआ। 2005-06 में यह खर्च घटकर 15% पर आया। साल 2009-10 में जब बीएसएनएल आखिरी बार फायदे में थी, तब यह खर्च 26% पे था
और साल 2018 आते आते ये 53% पर पहुंच गया। हालांकि 2020-21 में यह घटकर 51% हुआ है। साल बदलने के साथ साथ बीएसएनएल की कमाई भी घटती गई। साल 2006-7 में बीएसएनएल ने सबसे ज्यादा 40,176 करोड़ रुपए की, साल 2018-19 में बीएसएनएल की कमाई घटकर 25,070 करोड़ रुपए हो गई। रेवेन्यू में 21% का गिरावट आई और साल 2020-21 में बीएसएनएल की कमाई घटकर 18,595 करोड़ रुपए रह गई। बीएसएनएल की कमाई कम होती गई और घाटा बढ़ता चला गया। नतीजा, बीएसएनएल कर्ज में चला गया। साल 2007-8 में बीएसएनएल के पास नेट कैश 37,163 करोड़ का था और 2018-19 आते आते तक यह 16,000 करोड़ रुपए के कर्ज में थी। बीएसएनएल की बैलेंस शीट साफ कहती है कि बीएसएनएल एक वक्त में सरकार के लिए सोने की चिड़िया थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी हालत खस्ता हो गई। या शायद प्राइवेट मार्केट्स के कुछ रहे होंगे जिसकी वजह से करवा दी गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, यह आपको बताता हूं। मोटे तौर पर बीएसएनएल की बर्बादी की 3 बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह है सरकारी दखल। बीएसएनएल की बर्बादी जो हुई उसकी वजह क्या रही? एक तो रहा सरकारी दखल। तो मैं आपको कह रहा था ना कि ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे कई गुनहगार रहे। दूसरा, सैलरी भत्तों पर खर्च, उसको ठीक से मैनेज नहीं किया गया। यह दूसरी वजह रही कि बीएसएनएल डूबती चली गई। और तीसरी रही लाल फीताशाही, मतलब वही सरकारी सिस्टम जिसने इस देश को जकड़ा हुआ था और नरेंद्र मोदी ने आने के बाद बड़ी कोशिश की उसको खत्म करने की। स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग न लेना, वक्त पर 4G सेवा का रोल आउट न करना, यह वजह रही कि बीएसएनएल डूबा। साल 2009-10 में बीएसएनएल के पास 28,800 करोड़ का कुल कैश था, जो घटकर 2010-11 में 800 करोड़ का रह गया। मतलब आप देख रहे हैं कहां 28,800 करोड़ का कैश है 2009-10 में और 2010-11 में घटकर मात्र 800 करोड़ रह गया। यानी 20,000 करोड़ का घाटा हो गया बीएसएनएल को। और बीएसएनएल की ऐसी हालत एक दिन में नहीं हुई। 2008 में बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 43,000 करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बीएसएनएल को नुकसान हुआ। साल 2010 में इस प्लान को बंद करना पड़ा। बीएसएनएल जो उस वक्त 3 नंबर पर टेलीकॉम की कंपनी थी, वो 5वें नंबर पर गिरकर आ गई। गांव में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और सोशल ऑब्लिगेशन के तहत बीएसएनएल के लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्जेस को माफ कर दिया गया, पर इस छूट को 2006-7 में खत्म कर दिया गया, जिसके कारण बीएसएनएल को सालाना 3,000 करोड़ रुपए का घाटा होने लगा। देख रहे हैं, यह वो दौर था जब महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे। बीएसएनएल की बर्बादी की कहानी साल 2010 से शुरू हुई। उस दौरान 3G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना था। सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को ऑक्शन से दूर रखा। बीएसएनएल और एमटीएनएल को अलग से स्पेक्ट्रम दिया गया। इसके लिए यह शर्त रखी गई कि जिस कीमत पर नीलामी हुई है उसी कीमत पर स्पेक्ट्रम मिलेगा। नतीजा यह हुआ कि बीएसएनएल को 3G स्पेक्ट्रम के लिए 10,186 करोड़ रुपए भी देने पड़े और वायरलेस ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम के लिए 8,313 करोड़ रुपए देने पड़े। पर्याप्त फंड न होने के बावजूद भी बीएसएनएल ने स्पेक्ट्रम के लिए रकम चुकाई और बीएसएनएल को यह रकम देने के बावजूद मन मुताबिक स्पेक्ट्रम सर्कल भी नहीं दिए गए। यानी जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको फायदा हुआ। पहले तो 3G ऑक्शन से बीएसएनएल को दूर रखा गया, फिर मनमानी कीमत पर बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम बेचा गया, वो भी ऐसे सर्कल में जहां बीएसएनएल को ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद नहीं थी। सर्कल मतलब उन एरियाज में जहां आप वो 3G चला पाएंगे। तो ऐसे ऐसे जगहों पर दे दिया जहां बहुत 3G के खरीदार नहीं है, जिनको नहीं चाहिए था उस वक्त, या वो दूसरे से ले रहे हैं। तो एक तो पैसा भी चुकाए, ऊपर से घाटा भी खाए। तो सोचिए क्या सिस्टम रहा होगा। और उसी सिस्टम ने डुबा दिया बीएसएनएल को। इसी साल वित्त मंत्री ने संसद में यह आरोप लगाया कि यूपीए सरकार में बीएसएनएल को जानबूझकर बर्बाद किया गया था। आंकड़े तो गवाही दे ही रहे हैं
वित्त मंत्री ने कहा कि जानबूझकर बीएसएनएल को बर्बाद किया गया यूपीए के जमाने में। सुनिए एक बार। 2005 मार्च में बीएसएनएल का मार्केट शेयर था 19%, 19% मार्केट शेयर बीएसएनएल का। वो धीरे धीरे घट करके 7.96% में आ गया इनके ये नॉन कोऑपरेटिव मेजर्स के वजह से। इनके इरादा ठीक नहीं था, बीएसएनएल को ऐसे छोड़कर गए और वो इतना खगार ऑलमोस्ट इन डेथ बेड बीएसएनएल आ पहुंचे। मोदी जी ने क्या किया वो भी सुन लेना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया, अक्टूबर 2019 में कैबिनेट अप्रूव किया 69,000 करोड़ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बीएसएनएल। आपने वित्त मंत्री को तो सुन लिया, लेकिन सवाल यह है कि इतने घाटे और कर्ज में चल रही बीएसएनएल के लिए सरकार इतनी भारी भरकम रकम खर्च क्यों कर रही है? इसका कारण भी आपको बताता हूं। इसका कारण भी छुपा है बीएसएनएल में। एक मिनट, ये ग्राफिक्स रोकिए जरा, जो मैं आपको दिखा रहा था कि क्यों नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये बीएसएनएल रिवाइव हो। इसके पीछे वजह है बॉर्डर सिक्योरिटी, नेटवर्क और लिंक जो आप कहते हैं। यानी बॉर्डर के आसपास जिस तरीके से बीएसएनएल का नेटवर्क है वो और का नहीं है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी, देश के लिहाज से बीएसएनएल अगर रिवाइव होता है और बीएसएनएल का नेटवर्क बॉर्डर इलाकों में, दुर्गम इलाकों में है, तो वो सिक्योरिटी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। गांवों में जो बीएसएनएल का नेटवर्क है वो आज भी प्राइवेट प्लेयर्स का नहीं है। इसलिए भी बीएसएनएल गांवों के उन ग्रामीण इलाकों में, उन गरीब इलाकों में जहां पर कोई बड़ी बड़ी रकम खर्च करके जो है वो पैकेज नहीं ले सकता, वहां बीएसएनएल काम आ सकता है। और देश को लिंक करने के लिए यह जरूरी है। तो बीएसएनएल को रिवाइव करने के पीछे भी बीएसएनएल ही वजह है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि बीएसएनएल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। बीएसएनएल ऑप्टिकल फाइबर के 36% ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। मोदी सरकार के एजेंडे में गांवों में ब्रॉडबैंड सेवाएं देना शामिल है और वो उसके लिए लगातार कोशिश कर रहा है। दूसरा कारण है, प्राइवेट कंपनियों के उलट बीएसएनएल घरेलू मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर करती है। 4G और 5G सेवाएं शुरू होने से इन मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा होगा। तीसरा कारण है कि बीएसएनएल की पहुंच देश के बॉर्डर इलाकों तक है। नक्सल प्रभावित इलाकों तक भी बीएसएनएल की पहुंच है। यह रणनीतिक रूप से सरकार के लिए अहम है, इसलिए रिवाइवल पैकेज का ऐलान किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम और मुश्किल इलाकों तक बीएसएनएल की पहुंच है। ये वो इलाके हैं जो सैन्य रूप से बेहद संवेदनशील हैं। इसके अलावा बीएसएनएल में 63,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। बंद करने या बेचने से कर्मचारियों पर संकट आएगा, यह भी एक चर्चा का विषय है। देश में सैटेलाइट फोन सर्विस सिर्फ बीएसएनएल देती है। आपदा, बाढ़, तूफान में बीएसएनएल ही मुफ्त सेवाएं देती है। बीएसएनएल के रिवाइवल के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की सोच और विजन है, जिसके तहत देश के हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया करवाना है। मोदी सरकार पहले भी यह साफ कर चुकी है कि उसका बीएसएनएल को बेचने का कोई इरादा नहीं है। ग्रामीण भारत को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने में बीएसएनएल की अहम भूमिका है। बीएसएनएल के 90,000 एक्सचेंज ग्रामीण इलाकों में। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 6 लाख गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाए। गांव में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के जरिए टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। देश में 60% ग्राम पंचायतों में बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड है। बीएसएनएल के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रीच है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, तो पता चलेगा कि क्यों इसको रिवाइव किया जा रहा है। बीएसएनएल के लगभग 11.5 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। देश के लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करने वाले लगभग 2.5 करोड़ उपभोक्ता बीएसएनएल के हैं, और इसमें से 49% लैंडलाइन उपभोक्ता 2.5 करोड़ में से बीएसएनएल के पास है। देश के कुल इंटरनेट यूजर्स में से 3.45% बीएसएनएल के हैं, और बीएसएनएल के पास देश में 6,80,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मौजूद है। बीएसएनएल के पास कितनी संपत्ति है, उससे होने वाली कमाई के बारे में भी जान लीजिए। बीएसएनएल के पास 67,837 करोड़ की जमीन और बिल्डिंग्स हैं। जमीन और बिल्डिंग के किराए से 1,200 करोड़ रुपए की आमदनी होती है।
बीएसएनएल के पास देश भर में 92,270 टावर हैं और इनमें से 13,000 टावर्स के किराए से सालाना 100 करोड़ रुपए की आय आती है। 400 करोड़ रुपए की सालाना आय ऑप्टिकल फाइबर से होती है। बीएसएनएल पर भारी रकम खर्च करने को कई लोग सरकार की एक बड़ी भूल बता रहे हैं। इसे टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी बता रहे हैं, क्योंकि बीएसएनएल को रिवाइव करने की यह पहली कोशिश नहीं है। 2019 में बीएसएनएल को 70,000 करोड़ रुपए दिए गए थे और तब ज्यादातर रकम जो है वो सैलरीज वगैरह देने के लिए थी। 2020 में बॉन्ड से 15,000 करोड़ रुपए जुटाए गए और इस रकम से बीएसएनएल और एमटीएनएल के हाई इंटरेस्ट लोन क्लियर किए। 2022 के बजट में बीएसएनएल के लिए फंड अलॉट किया गया और बीएसएनएल के अपग्रेडेशन के लिए 44,720 करोड़ रुपए दिए गए। बीएसएनएल हमेशा ऐसा था नहीं। बीएसएनएल का भी एक गोल्डन पीरियड था। बीएसएनएल की मोबाइल सेवा 19 अक्टूबर 2002 में शुरू हुई। कंपनी ने जब मोबाइल सेवा शुरू की तो आसानी से सिम कार्ड नहीं मिलता था। 2002 की बात है भाई। कई दिन के इंतजार के बाद बीएसएनएल का सिम कार्ड मिलता था। उस समय बीएसएनएल 1 रुपए प्रति मिनट की दर से कॉलिंग चार्ज लेता था, जो सबसे सस्ता टैरिफ था तब भी। 2008 तक बीएसएनएल वैल्यूएशन के हिसाब से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। लेकिन उसी के बाद से बीएसएनएल के बुरे दिन शुरू हुए, जो मैंने आपको बताया था कि 2009 के बाद क्या हुआ। बीएसएनएल के रिवाइवल के साथ साथ सरकार ने और बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी बीबीएनएल के मर्जर का भी फैसला लिया। अब बीबीएनएल क्या है वो भी जान लीजिए। बीबीएनएल सरकारी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है। 2012 में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए इसका गठन हुआ था। बीबीएनएल के पास 5,67,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। मर्जर के बाद बीबीएनएल का सारा ऑप्टिकल फाइबर बीएसएनएल को मिलेगा। तो ये बीएसएनएल के रिवाइवल की बात आपको बता रहा हूं और इसमें सोच ये है कि सरकार गांवों तक जो नेटवर्क पहुंचाना चाह रही है, गरीब से गरीब के पास जो नेटवर्क पहुंचाना चाह रही है, जिस सस्ती दर पर पहुंचाना चाह रही है, सुरक्षा के लिहाज से, बॉर्डर के क्षेत्रों के लिहाज से और दुर्गम इलाकों के लिहाज से, वो बीएसएनएल कर सकता है अगर उसको रिवाइव करने का एक अच्छा प्लान हो। सरकार को लगता है कि अगर आर्थिक मदद दी जाए तो ये हो सकता है और इसीलिए बीएसएनएल के लिए प्लान लाया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा आपको वो भी बता दूं। राजस्थान के बाड़मेर में विमान क्रैश हो गया। विमान क्रैश होने के बाद आग लगने की खबर है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है इस वक्त। तो बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के बाड़मेर से। विमान क्रैश हो गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग किस तरह से लगी हुई है, धुआं फैला हुआ दिख रहा है। 2 लोगों की मौत की खबर अभी मिल रही है और करीब आधा किलोमीटर में मलबा फैला है। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये उस विमान क्रैश की तस्वीर है। कुछ स्थानीय लोग वहां दिख रहे हैं। मलबा चारों तरफ फैला हुआ है और 2 लोगों की मौत की खबर है। लगभग 15 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है। जमीन घुमा की है जी, जमीन घुमा। एक मिनट भान है मेरे। इस खबर पर जैसे जैसे और जानकारी आएगी आपको देते जाएंगे। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। खारी बनिहाल इलाके में अचानक आई बाढ़ की वजह से कुछ बच्चे फंस गए। स्थानीय लोगों को जैसे ही बच्चों के फंसे होने की सूचना मिली, वो बच्चों को बचाने में जुट गए। नदी उफान पर रही और बच्चे इस किनारे पर फंसे हैं। तभी एक शख्स ने एक बच्चे को अपने कंधे पर उठाया और उसे नदी पार कराई। दूसरी तरफ एक शख्स दूसरे बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर लकड़ी की पुल के जरिए नदी पार कराता दिखा। गांव वालों ने उफनती नदी में मानव श्रृंखला बनाई और एक एक कर अपनी पीठ पर बिठाकर बच्चों को नदी पार करवाई। राजौरी के दरहाल में दरहली नदी उफान पर है। नदी में उफान के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। नदी में अचानक बढ़े पानी से इलाके के लोग डरे हुए हैं। पहाड़ों में ऐसी बारिश आई कि नदी में फ्लैश फ्लड आ गया। राजौरी में फ्लैश फ्लड की वजह से इस साल कई मौतें हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यहाँ चिनाब नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ का पानी इतना विकराल रूप धारण कर चुका है कि पानी के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है वो उसे बहा कर ले जा रहा है। देखिए कैसे नदी पर बने इस पुल को नदी की उफनती लहरें अपने साथ बहा कर ले गई। बताया जा रहा है कि कई सालों पहले नदी के ऊपर ये पुल लोगों के आने जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस बार नदी में ऐसा बहाव आया कि पूरा का पूरा पुल पानी में बह गया। इसी बीच किश्तवाड़ डीसी ने तेज बारिश के कारण बाढ़ के खतरे को भांपते हुए सभी निजी और सरकारी स्कूलों को आज बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। अब बारिश के बाद आई गांदरबल की ये तस्वीर देखिए। यहाँ पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई है कि पानी के साथ पहाड़ों की बहकर सड़कों पर आ गई है। तस्वीरें डराने वाली है। देखिए कैसे पहाड़ से पानी का मलबा नीचे की ओर आ रहा है। देखते ही देखते इस मलबे ने पूरी की पूरी सड़क को अपनी चपेट में ले लिया। जम्मू में भी बरसात तबाही मचाने लगी है। आज सुबह तेज बारिश के चलते जम्मू शहर के अधिकतर निचले इलाके जलमग्न हो गए। लोगों के घरों में 2 से 4 फीट पानी चढ़ जाने के कारण बहुत नुकसान हुआ है। सुबह करीब 9 बजे झमाझम बारिश होने के साथ शहर के त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन, अंबेडकर नगर, नानक नगर, संजय नगर समेत कई इलाकों में पानी भर आया। शहर के ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गई। स्कूलों के मैदान पानी से भर गए। गलियां, सड़क पानी ही पानी से लबालब हो गई। लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब चुकी हैं। अब उधेवाला में सरकारी स्कूल का हाल देखिए। स्कूल के चौखट तक पानी आ गया है। स्कूल के अंदर क्लासरूम में भी पानी भर गया। यहाँ अचानक इतना पानी आया कि स्कूल के आसपास बहुत ज्यादा पानी भर गया, जिस वजह से यहाँ पढ़ रहे बच्चे और टीचर सहम उठे। इधर बहुत बाढ़ आ गया था, फिर बच्चे बहुत डर गए थे। फिर बच्चे बड़े बच्चे निकाले, फिर हम मैम को भी निकाले। फिर इधर स्थिति बहुत डर गए थे, बड़े बच्चे भी और मैम भी डर गए थे।